नमस्कार। स्वागत है मेरे एक और संवाद सेशन में। आप लोगों से वार्तालाप का एक और सेशन है जिस पर जो हमने कल वार्तालाप की थी उसका जो हमने जो टॉपिक रखा था, परिचर्चा का विषय रखा था, वो था पुनर्जागरण के संदर्भ में आधुनिक मानव चेतना के बारे में अध्ययन। कि यूरोप के जो पुनर्जागरण की घटना घटित हुई उसके संदर्भ में हम मानव के करंट या उस वक्त जो घटना मानव चेतना के केंद्र में घटी उसके बारे में आधुनिक संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे। और हम उस चीज़ को जोड़ के देख रहे थे कि जो पुनर्जागरण की घटना थी वो किस प्रकार मानव चेतना के केंद्र में पहले घटी, बाहरी रूप में बाद को। कोई भी घटना सर्वप्रथम मानव की सोच में घटती है। अर्थात अगर कोई कार्य हमें करने जाना है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें एक गिलास पानी पीने जाना है, तो सर्वप्रथम हमारे जो इंद्रियां हैं वो हमारे कॉन्शियस लेवल पर एक संपर्क, एक मैसेज भेजेंगे कि हाँ अभी प्यास लगी है। तो घटना जो घटेगी वो मानसिक तल में ये घट जाएगी कि हमें गिलास उठाना है और उधर पानी लेने जाना है। तो घटना सर्वप्रथम मानसिक लेवल में घटती है। दुनिया की जो बाहरी घटनाएं हमको दिखाई देती हैं, छोटी से छोटी घटना से लेकर बड़ी से बड़ी घटना, वह सारी घटना हमारे एक मानसिक कॉन्शियसनेस, विचारों की श्रृंखला या जो चेतना के केंद्र की घटना सर्वप्रथम वो घटती है। अर्थात जो बाहरी घटना घटती है वो चेतना के केंद्र या चेतना में पहले घट जाती है, चेतना के केंद्र में पहले घट जाती है। इसीलिए हमने जो पुनर्जागरण की जो इतिहास में घटना घटी उसको आधार बनाकर मानव चेतना के केंद्र में क्या परिवर्तन आए, किस प्रकार परिवर्तन आए, किस प्रकार उन्होंने सोने से जागृति तक की जो यात्रा है उसको तय किया, ये बात जानने में बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे हमें मानव चेतना के बारे में, खुद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमें देखना होगा कि क्या घटना घटी, किस प्रकार घटना घटी, और उसके जब घटना घटी, जो ये चीज़ घटित हुई, तो उस वक्त इंसान, समाज या विचारक, दार्शनिक वो किस प्रकार इस चीज़ को ले रहे थे, उन्होंने किस प्रकार इस यात्रा को आगे बढ़ाया। तो उसी के ऊपर हमारी परिचर्चा चल रही थी। कल हमने पुनर्जागरण की बात की जिसमें हमने देखा कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। यूरोप में जो पुनर्जागरण की घटना का मैं एक बार रिमाइंड देता हूँ कि सर्वप्रथम उधर यूरोप में यूनान और रोम साम्राज्य था, जो बहुत ही महान साम्राज्य, प्राचीन काल का उत्कृष्टतम साम्राज्य में एक था, जहाँ विचारकों को और दार्शनिकों को सम्मान दिया जाता था। अर्थात वहाँ किसी प्रकार की मानसिक संकीर्णता या विचारों के को बांधने या किसी एक चीज़ में ही केंद्रित करके उस चीज़ को अपने गुलाम बना देने की प्रवृत्ति नहीं थी। पर ये प्राचीन काल की बात है। अर्थात वो जो अवस्था थी वो जागृति की अवस्था थी। उसके पश्चात जब ईसा मसीह का जो धर्म, ईसा पहली ईस्वी से शुरू हुआ, उसके पश्चात शुरुआत में चीज़ें संकीर्ण धीरे धीरे होना प्रारंभ हो गई और अंधविश्वासों का बोलबाला शुरू हो गया। जो पूरे यूरोप में है वह ईसाई का छत्र राज हो गया, ईसाई धर्म का छत्र राज हो गया। और पोप के जो कैथोलिक चर्च है उसी की मान्यता के, उसी की जो पुरोहित हैं उन्हीं का एक सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और उसके अधिकारों में असीम वृद्धि हो गई। पूरे मध्यकालीन यूरोप में दो वर्गों का सबसे बड़ा जो योगदान रहा। पहला था शासन वर्ग में सम्राट का, रोमन सम्राट और यूनान सम्राट जो होते थे। यूनान में नगर होते थे। रोम सम्राट, ये बाइजेंटीन साम्राज्य जो साम्राज्य हुए, उनका जो सम्राट दूसरा था ये पोप की प्रभुता। अब ये पोप की प्रभुता और ये ईसाई में अंधविश्वास, इस सब के कारण जो मानव चेतना थी वो संकीर्णता की ओर जाती गई। वह एक निश्चित दायरे में बंद कर रह गई और वो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगी, सुषुप्त की अवस्था में जाने लगी। जब बहुत देर तक किसी कार्य को कार्यरत नहीं किया जाता तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अर्थात अगर मान एक एग्जाम्पल ले लिया जाए कि कहावत है, अगर घोड़ा युद्ध में तभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है जब उसको फेरते रहना चाहिए, फेरते रहे।
और इसी तरह एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। तो अर्थात किसी भी कार्य को क्रियाशील जब तक है, जीवंत है, तो उसे अगर वो उसमें कार्यरत है तो वो जीवंत और अपने कार्यशीलता में सृजन का निर्माण करता रहेगा। परंतु जब यूरोप में ईसाई धर्म और पोप का छत्र राज हो गया तो वहाँ अंधविश्वास और जो विचारों की, जो चेतना की जो क्षेत्र है, संकीर्णता, वो पोप के और कैथोलिक चर्च के ही एक दायरे में आ गई। वो उससे ऊपर उठकर सोचने के सोचते ही नहीं। अगर वो उससे पोप के जो पोप ने जो आदेश दिए उनसे अलग कुछ सोचते तो उन्हें ऊपर से चर्च के द्वारा दंडित किया जाता। तो ये एक ऐसी अवस्था धीरे धीरे प्रारंभ हो गई जब मानव चेतना संकीर्णता बंधनों में बंध गई और धीरे धीरे उन्होंने उस अवस्था, जागृत की अवस्था को भुलाकर वो सुसुप्त की अवस्था में चले गए। ये दौर पूरे मध्यकालीन, जो यूरोप में मध्य युग कहा जाता है, अर्थात चौथी शताब्दी से 1453 जो आधुनिक मध्य युग के, जिसके प्रारंभ की शुरुआत की, इसके बीच के युग को कहा जाता है। इसके मध्य युग को दो भाग में बांटा गया, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग। जो 400 ईस्वी से 800 ईस्वी तक के काल को पूर्व मध्य युग, 800 से 1453 के काल को उत्तर मध्य युग कहा गया। तो उत्तर मध्य युग, अब जो पूरे मध्य युग में कैथोलिक चर्च का सबसे ऊपर शासन था, एक तरीके से सबसे ज़्यादा पूरे यूरोप में कैथोलिक चर्च का प्रभाव था। संकीर्णता इस कदर थी कि अगर किसी कोई नया विचार रखना भी चाहता तो उधर की ईसाई धर्म के ऐसे रूल नियम अनुसार उसको दंडित कर दिया जाता। अर्थात चेतना संकीर्णता के एक केंद्र में जकड़ के रह गई। और उत्तर मध्य युग में जब ये मध्य युग की घटना हुई, पूर्व मध्य युग जागरण, पहले प्राचीन जो काल तो वो जागरण, फिर सुसुप्ति की अवस्था आई, फिर पुनर्जागरण हुआ। अर्थात हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसके लिए एक पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। अर्थात पुनः जागरण, दोबारा से जागरण हुआ मानव चेतना का। हम बार बार एक टर्म यूज करते हैं मानव चेतना, तो हम मानव चेतना इसलिए शब्द यूज करते हैं, केवल मानव के जागरण की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि मूल रूप से जो चीज़ें चेंज होती हैं वो चेतना के तल पर ही होती हैं। मानव के सोचने के तरीके में ही जब बदलाव आता है तब बाहरी रूप में घटनाएं अपने आप ही चेंज होने लगती हैं, घटने लगती हैं। तो मध्य युग की घटना संकीर्ण, मध्य युग में मानव की चेतना संकीर्णता से यूरोप में बंधी रही। उसके पश्चात उन्होंने पुनर्जागरण का दौर आया जिसमें धीरे धीरे कुछ विचारकों ने एक नवीन, इस पुरानी संकीर्णता से निकलकर, जब उसे ऐसी परिस्थितियां प्रोवाइड हुई कई राष्ट्रीय राज्यों के उदय के द्वारा, तब नवीन विचारों का उदय हुआ और मानववाद का आरंभ हुआ। मानववाद के अंतर्गत प्राचीन जो जागृति के अवस्था में जो ग्रंथ लिखे गए, प्राचीन काल का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अर्थात प्राचीन काल में मानव के सोचने का क्या तरीका था उसका एक विश्लेषण परक अध्ययन किया गया आधुनिक संदर्भ में, और मानव जीवन के हर एक क्षेत्र को एक नए तरीके से देखने का प्रारंभ, एक नया दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आरंभ हो गया। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने मानव के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी। हम चाहे कला से लेकर साहित्य से लेकर मानव चेतना के जो जितने क्षेत्र हो सकते हैं, सोचने के जितने, मानव के जितने क्षेत्र हो सकते हैं, वैज्ञानिक, विज्ञान, साइंस, खगोल शास्त्र, स्थापत्य, वास्तु, हर जगह एक नए दृष्टिकोण के साथ लोग अपनाने लगे, नया दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। तो हमने कल 2 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की थी। पहला था पुनर्जागरण किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम न था, वरन यह क्रमिक एवं क्रमबद्ध विकास का फल था। दूसरा हमने जो पॉइंट लिया था वो था अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति, महान साहित्य तथा उच्चतर चेतना के फूलों का विश्लेषण परक अध्ययन। तो अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति, तो हमने कहा कि हमने कल बात की थी कि अगर सुसुप्ति अवस्था में, सोने की अवस्था में एक चीज़ें चली जाती हैं तो जो यूरोप में घटना, जो पुनर्जागरण हुआ वो किस प्रकार हुआ, तो उस पर सबसे पहली जो चीज़ देखी गई कि उधर के जो विचारक थे उन्होंने प्राचीन काल के महान साहित्य लिखे गए अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति ये अपनाई। उन्होंने अध्ययन का प्रारंभ किया। जो प्राचीन काल में महान से महान ग्रंथ लिखे गए थे, जो पोप के, ईसाई धर्म, कैथोलिक चर्च के संकीर्णता से बाहर के थे,
उनका प्रारंभ धीरे धीरे अध्ययन शुरू किया गया। महान साहित्य तथा उच्चतर चेतना, और महान साहित्य जो पुराने काल में उनके लिए मौजूद थे, लिखे गए थे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो इत्यादि के द्वारा, जो जिन्होंने चिंतन की एक अवस्था को प्राप्त किया था, उन्होंने चीज़ों का सही सही चिंतन और स्वतंत्र रूप से चिंतन किया था। उनके अध्ययनों का विश्लेषण आधुनिक संदर्भ में अध्ययन प्रारंभ किया। तो जो पहला कार्य किया गया वो सत्संगति का था, अर्थात सही जो चीज़ें जागृति की अवस्था में जो विद्वान थे उनके बारे में देखा गया कि वो किस प्रकार, उनके सोचने का तरीका क्या है। तो उच्चतर चेतना के फूलों, उच्चतर चेतना, इस पर भी हम चेतना की बात करते हैं कि जब चेतना के जो विद्वान थे उनके चेतना के तल एक उच्चतर अवस्था में थे, वो स्वतंत्रता और से भरे हुए और संकीर्णता से पूरी तरह अलग थे। तो उन्होंने उनकी चेतना का विश्लेषण परक अध्ययन किया। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो पहली चीज़ है वो है ग्रंथों का अध्ययन। ये चीज़ यूरोप में पुनर्जागरण के लिए की गई। तो ग्रंथों का अध्ययन किया गया, महान विद्वानों के जो ग्रंथ हैं उनको अध्ययन कर उनकी संगति में रहा गया। तब धीरे धीरे एक चेतना की जागृति की अवस्था आधुनिक काल में भी प्रारंभ हो पाई। हम यह देखते हैं कि इधर कोई नया आविष्कार, अर्थात सुषुप्त की अवस्था के बाद जागृत की अवस्था अचानक नहीं घटित हो गई। अचानक ऐसा आविष्कार नहीं हो गया कि अचानक एक आविष्कार हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, अर्थात जागृत, ऐसा कुछ नहीं हो गया। पहले उन्होंने जागृति की अवस्था में जो चीज़ें थी उनका अध्ययन प्रारंभ किया। तो जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि पुनर्जागरण का संबंध किसी विशेष क्षेत्र में क्रांति से नहीं है, अपितु पुनर्जागरण का तात्पर्य उस दृष्टिकोण में बदलाव से है जिसके पश्चात प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति स्वतः घटित हो जाती है। तो यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि पुनर्जागरण का संबंध किसी विशेष क्षेत्र में क्रांति से नहीं, अपितु पुनर्जागरण का तात्पर्य उस दृष्टिकोण, अर्थात बाहरिक रूप से चीज़ें तब बदलने लगती हैं जब हमारा उन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने लगता है। अर्थात अभी हमारे मूल केंद्र में जो सोचने का तरीका है, हम उसी के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं, प्रत्येक सृजन घटता है। सॉरी। ओके, तो ये बात महत्वपूर्ण है कि जो पुनर्जागरण का संबंध है वो किसी विशेष क्षेत्र में क्रांति से नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र में एक आविष्कार हो गया तो पुनर्जागरण घटित हो गया, कि ऐसा एक गाड़ी का आविष्कार, कारखाने का आविष्कार, जो आधुनिक युग में छापे खाने का आविष्कार हो गया, या किसी एक चीज़ के आविष्कार से नहीं कहा जा सकता कि इधर से हम पुनर्जागरण की शुरुआत के बारे में स्पेसिफिक रूप से बोल देंगे कि हाँ इधर से पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। ये क्रमिक विकास था, अर्थात मानव चेतना के केंद्र में जो मूलतः रूढ़िवादिता या जो संकीर्णता वास कर गई थी उसको धीरे धीरे नवीनता की ओर और स्वतंत्रता की ओर ले जाया गया। किसी एक विचारक ने थोड़ा साहस दिखाया और एक किसी संकीर्णता और रूढ़िवादिता विचार का विद्रोह किया, अर्थात उसको नकारा। फिर किसी एक और अन्य विचारक ने आकर और थोड़ी उस चीज़ को आगे बढ़ाया और उस रूढ़िवादिता और सिद्धांत को पूरी तरह ही नकार दिया अपने तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा। अर्थात उसने उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदला, जो उसके केंद्र का जो दृष्टिकोण था उसको बदला। जब देखने का तरीका बदला, अर्थात जैसे ही हम देखने का तरीका बदलते हैं हमें चीज़ें तुरंत ही पॉजिटिव, सकारात्मक से नकारात्मक या नकारात्मक से सकारात्मक दिखाई देने लगती हैं। अर्थात एक हम उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल बड़ा दिया जाता है कि एक गिलास में कुछ गिलास पानी भरा रखा है, तो दो दृष्टिकोण उसको देखे जा सकते हैं कि पहला कि यह आधा गिलास पानी भरा है, दूसरा पूरा जो आधा गिलास पानी भरा है, दूसरा कहेगा आधा गिलास पानी खाली है। तो ये देखने के दो नज़रिए होते हैं। तो जब पुनर्जागरण के पश्चात विद्वानों ने देखना, दोबारा से चीज़ों को नए तरीके से देखना प्रारंभ किया, तो उन्होंने उसमें बड़ी सूक्ष्म और बोध और एक गहराई की दृष्टि से उन चीज़ों को देखना शुरू किया। उन्होंने पुरानी जो जागृति की अवस्था में विद्वान ने जो ग्रंथ लिखे उनका अध्ययन प्रारंभ किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीज़ों का देखने का दृष्टिकोण बदलना। वो जब दृष्टिकोण, चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण अगर हमारा जब केंद्र बदलते हैं तो
तो सारी चीज़ें बाह्य रूप से अपने आप क्रांति घटित होने लगती है। जो अगला पॉइंट है वो यह है कि इसका तात्पर्य मानव चेतना के उस केंद्र में परिवर्तन से है जिसके पश्चात संपूर्ण जीवन क्षेत्रों को देखने का दृष्टिकोण स्वतः परिवर्तित हो जाता है। मानव चेतना के उस केंद्र में परिवर्तन, अर्थात जो कॉन्शियस तल है उसका एक मूल केंद्र है जिसके हम उस मूल केंद्र के अनुसार सारे विचार, सारी चीज़ें घटित होती है। तो इसका तात्पर्य मानव चेतना के उस केंद्र में परिवर्तन से है जिसके पश्चात संपूर्ण जीवन क्षेत्र, अर्थात हर क्षेत्र के लिए हम अलग ही दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, अर्थात वो कहीं ना कहीं किसी मूल केंद्र से घटित हो रही होती हैं। अगर केंद्र 2-3 प्रकार के कहे जा सकते हैं कि एक बेहोशी, एक चेतना का केंद्र होता है कि तुम बेहोशी पूर्वक जीवन को जी रहे हो, दूसरा होता है होश और वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से जीवन को जी रहे हो। तो कई प्रकार के केंद्र होते हैं। इसका तात्पर्य मानव चेतना के उस केंद्र में परिवर्तन से है जिसके पश्चात संपूर्ण जीवन क्षेत्र को देखने का दृष्टिकोण स्वतः परिवर्तित हो जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत की स्थापना हो जाती है। अर्थात जब देखने की जो हमारी जो आंखें हैं वो ही नई जैसे कि एक हमें नई आंखें दे दी गई हों, ये उसी प्रकार होता है। हम किसी चीज़, किसी घटना के बारे में शुरुआत में एक विचार रख रहे होते हैं जो खुद हमारा अपना नहीं होता, रूढ़िवादिता से भरा पड़ा होता है, उसमें धार्मिक प्रभाव होते हैं, विभिन्न प्रकार की इस तरह की चीज़ें होती हैं। परंतु उससे जो धार्मिक प्रभाव उन सब से हटकर एक केवल मूलतः कॉन्शियस होकर, बोधपूर्वक